नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे आपका सार संकलन का आगे बढ़ते हुए गुलाम वंश। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था जितने भी दिल्ली सल्तनत के वंश थे उसके शासकों का शासनकाल देखा था। तो गुलाम वंश ने आपका शासन किया 1206 से 1290 तक। आगे बढ़ेंगे, फैक्ट्स देखते हैं। 1206 से 90 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश का शासक कहा गया। इस काल में कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी अर्थात इल्तुतमिश तथा बलवनी अर्थात बलवन नामक राजवंशों ने शासन किया। इल्तुतमिश तथा बलवन इलवरी तुर्क थे। ठीक है, जो ये ध्यान देंगे, इल्तुतमिश और बलवन ये किस प्रकार के तुर्क में किस श्रेणी के थे? तो इलवरी तुर्क थे। अब गुलाम वंश या इसको दास वंश भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो शुरुआत के जितने भी प्रमुख शासक हुए वो सब आपके दास या गुलाम थे, तो इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। तो ये इसमें देखिए कौन कौन से आपके दास थे या बोल सकते हैं आपका गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलवन। ठीक है, ये तीनों आपके दास ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक जो शासनकाल है इसका, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया आपका 1206 से 1210 तक। तो इसका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गौरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। जन्म हुआ कहाँ? तुर्किस्तान में। इसको खरीदा कहाँ जाता है? तो गजनी में। और खरीदने वाला कौन है? तो मोहम्मद गौरी। पूछा गया क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो किसका हो जाएगा आपका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दास हो जाएगा। आगे देखेंगे तो कह रहा है गौरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश अर्थात दास वंश की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया और अपनी राजधानी कहाँ बनाए? राजधानी ध्यान देंगे लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक किया था 24 जून 1206 को। ठीक है, 24 जून 1206 हो जाएगी। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाई गई थी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ये कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान देंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है भाई? स्थित दिल्ली में। और 2.5 दिन की झोपड़ा आपका है अजमेर में। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, फिर आपका 2.5 दिन की झोपड़ा कहाँ? अजमेर में है। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखेंगे तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक को उदारता तथा दानशीलता के कारण बोला गया है इसको लाख बख्श। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका नाम हो जाएगा आपका उपनाम लाख बख्श। बहुत बार क्वेश्चन में आया लाख बख्श किसको कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बोल सकते हैं कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है अब 1210 में, अर्थात इसका अगला शासक बनता है गुलाम वंश का इल्तुतमिश, जो 1210 से 36 तक शासन करता है। तो तुर्किस्तान का है कौन? इलवरी तुर्क है, जो ऐबक का गुलाम और इसका दामाद था। ठीक है, तो दामाद था आपका इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इसका मतलब राजगद्दी पे बैठने से पहले आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश कहाँ का शासक था, तो बदायूं का। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश को एक उपाधि मिला है अमीर उल उमरा, जो दिया है किसने? मोहम्मद गौरी ने। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों को एक गुट बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी कहलाया था। ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगानी अर्थात चालीसा का संस्थापक किसे मानेंगे हम लोग? इल्तुतमिश को। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि 40 गुलामों का सरदार का एक गुट था जिसको बोला जाता था चालीसा, या बोल सकते हैं तुर्कान ए चहलगानी, जो कि इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया। अब देखिए 18 फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, देखिए उपाधि दी गई है, तो ये इल्तुतमिश को मिला है सुल्तान ए आजम। और फिर कह रहे हैं नासिर अमीर उल मोमिन भी इल्तुतमिश को उपाधि थी। तो यहाँ पर 2 उपाधियाँ देखी गई,
सुल्तान ए आजम और एक है नासिर अमीर उल मोमिन। और जो आपका दिया था मोहम्मद गोरी ने, वो कौन सा दिया था? अमीर उल उमरा। ठीक है, सभी याद रखेंगे, इल्तुतमिश का है। अब देखिए इक्ता व्यवस्था का प्रचलन जो है वो किसने करवाया था? इक्ता इल्तुतमिश का है। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका जो है तथा तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलवाया था। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत में जो है टांका क्या होती थी? तो चांदी के सिक्के को टांका बोला जाता था और तांबे के जो सिक्के होते थे उसको जित्तल बोला जाता था। आगे देखेंगे तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो हो जाती है 1236 में। तो 1236 में होने के बाद आपका रजिया बेगम जो है, रजिया बेगम अपना आप शासन संभालती है। तो ये प्रथम मुस्लिम शासिका है जो दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिया बेगम का शासनकाल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है इसी बीच में। 1236 से 40 अर्थात प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी, अर्थात पहली मुस्लिम शासिका जिसने आपका बागडोर संभाली। और दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली आपकी पहली महिला शासिका भी रजिया बेगम हो गई। अब देखिए रजिया जो है वो पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुब्बा एवं कुल्ला पहनकर राज दरबार में बेपर्दान सीन होकर जाती थी। अर्थात इसने आपका जो नारियों का वेशभूषा था उसको त्याग दिया था और पुरुषों का अपना वेश बनाकर राज दरबार में जाया करती थी। अब देखिए रजिया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। अब देखिए यहाँ पर एक रजिया बेगम का अपना उपाधि देखा जाएगा, उद्मत उल निस्वा। क्या है? उद्मत उल निस्वा। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान जो है अमीर ए आखुर किसको नियुक्त की? आपका मलिक जलालुद्दीन को। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर लिया। रजिया की हत्या जो है वो हो जाती है आपकी 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। ठीक है, अब देखिए रजिया की हत्या जो है वो कब हुआ? तो 13 अक्टूबर 1240 इसका शासनकाल, तो 13 अक्टूबर को सेवा समाप्त हो जाता है। इसकी हत्या किसने की है? तो डाकुओं द्वारा हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कैथल के पास। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हम लोग। तो गुलाम वंश में आगे बढ़ते हैं तो अब आती है इसके बाद बलवन की कहानी। ठीक है, तो बलवन का अब शासनकाल जो है वो होता है 1266 से 1287 तक। इल्तुतमिश का गुलाम था ये। ठीक है, बलवन जो हुआ इल्तुतमिश का गुलाम, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है, बलवन ने स्वयं को फिरदौसी के शहनामा में वर्णित अफरसियाब का वंशज बताया है। ठीक है, तो फिरदौसी में आपका फिरदौसी के जो शाहनामा है, फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा, क्वेश्चन आया हुआ शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। ठीक है, इसमें जो है ये अफरसियाब का वंशज बताया है। बलवन 1266 में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो मूल नाम इसका हो जाएगा बहाउद्दीन। बैठता है किस नाम से? गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1266 में। और तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलवन ने किया था। जो चालीसा चालू हुआ था उसको समाप्त किसने किया? बलवन ने। राज दरबार में सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। क्वेश्चन आया हुआ है आपका, सिजदा और पावोस, इस प्रथा का प्रारंभ किसने किया है? बलवन ने। ठीक है, अब देखिए बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। तो नौरोज किसका देन है? आपका बलवन का। ठीक है, आया हुआ ये सब क्वेश्चन आपका जितनी भी है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन उठाई जाती है, ये सब का सब आपका आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है, ऐसा नहीं है, हर एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखेंगे, सिजदा और पावोस देख लिए। अब देखिए यहाँ नौरोज भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो तीनों आपका बलवन का हो गया। अब देखिए अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो क्वेश्चन ये भी है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई है? बलवन ने। ठीक है, देखिए बलवन के समय में बंगाल के शासक तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। बलवन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ठीक है, तो
अमीर खुसरो किसके दरबार में भी रहे? बलवन के भी। अमीर हसन किसके दरबारी कवि? बलवन के मलिक मुकदिर को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जो आगे आकर आपका खिलजी वंश आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं इसी वीडियो में हम लोग खिलजी वंश भी कितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको कवर करेंगे। जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, मेरा बीपीएससी के एग्ज़ाम होने से पहले इसको ले लेना है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते रहेंगे। खिलजी वंश देखिए आपका शासनकाल जैसे कि 1206 से 1209 तक हो गया आपका, 1206 से 1290 तक आपका हो गया गुलाम वंश। और उसके बाद आता है 1290 से 1320 तक आपका 1320 हो जाएगा आपका खिलजी वंश। और 1320 से 1414 तक आपका हो जाएगा कौन सा? तुगलक वंश। और उसके बाद से 1414 से 1451 तक आपका सैयद वंश हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आता है लोधी वंश, जो कि 15 से 26 तक कार्य करती है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, आगे सब देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं अब खिलजी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खिलजी वंश का शासनकाल जो है वो आपका 1290 से 1320 हो जाएगी। खिलजी जो है वो मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्हें उस देश के रीति रिवाजों को अपना लिया था। तो मूलतः ये कौन थे? ये भी आपके तुर्क के लोग थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि हम लोगों ने देखा अभी जो आपका सेनापति था किसमें? तो आपका गुलाम वंश में। और ये जो है गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर दिया आपका 13 जून 1290 को, और एक अपना नया वंश बसाता है जिसको बोला गया खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन खिलजी को इलाहाबाद, जो कड़ा जगह है इलाहाबाद में, 20 जुलाई 1296 को हत्या कर सुल्तान बना। इसका बचपन का नाम अली गुरसप्स था। ठीक है, तो ध्यान देंगे अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसप्स हो जाएगी। अब यहाँ पर पहला देखिए क्वेश्चन आता है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी मार देते हैं लोग, लेकिन याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी आपका करेक्ट। देख सकते हैं 1290 से 96 है, तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी आपका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 तक शासनकाल रहा। अब आगे देखिए अलाउद्दीन के राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में हुआ। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान देने की बात है कि खिलजी जो है वो अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाल महल में। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन ने विश्व विजय एवं नए धर्म की स्थापना का विचार दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क को समझाने पर त्याग दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नसरी अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का नायब की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहाँ देखिए और भी चीज़ मिली है। यहाँ अलाउद्दीन जो है खलीफा की सत्ता को मान्यता देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन कौन सी उपाधि धारण किया है? यामीन उल खिलाफत और एक है नासरी अमीर उल मोमिनीन। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। बाजार विनिमय प्रणाली, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, किसका दिया हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवार ए रियासत नामक अधिकारी करता था। तो सब यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है। बाजार विनिमय प्रणाली किसका देन है? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसका व्यवस्था का जो संचालन करता था उसको क्या बोला जाता था? दीवार ए रियासत। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब यहाँ पर जो नियुक्त किया था आपका बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारी कौन कौन से थे? तो सहना ए मंडी ये होता था बाजार का सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट होता था, बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत जो बाजार पर नियंत्रण रखता था उसको बोला गया दीवान ए रियासत। तो दोनों याद रखेंगे, सहना ए मंडी।
ये आपका बाजार का अधीक्षक होता था और दीवान रियासत ये बाजार पर नियंत्रण रखता था। फिर सराय अदल न्याय के लिए बरीद ए मंडी ये आपका बाजार निरीक्षक होता था। और मुहैयान जो है मुनहयान ये आपका गुप्तचर होते थे। ठीक है, बाजार के लिए आपका गुप्तचर जो थे उसको बोला गया मुनहयान। और देखिए इसने खमस या लूट की धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। ठीक है, अगर तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लूट के धन को क्या बोला जाता था, तो खमस। ठीक है, अब देखिए खम्स जो था उसमें खम्स जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कितना ले लिया, आपका पहले 1/भाग ही सर जाता था सुल्तान को, लेकिन ये अब आपका 5 भाग में 4 भाग अकेले ले लेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान देखेंगे तो कैसे कैसे चला है। तो सबसे पहला अभियान आपका कौन सा, गुजरात का हो जाएगा। गुजरात, रणथंभौर के बाद चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालोर। अब देखिए ये तो उत्तर भारत की हो गई। अब दक्षिण भारत में देखेंगे तो देवगिरी जीता इसने, वारंगल जीता, द्वार समुद्र और मालाबार। अब देखिए जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तीनों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, फिर हजार खंभा महल, इस सब का निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था, अर्थात वस्तुओं का परमिट जारी करने वाले अधिकारी को क्या बोला गया, परवाना नवीस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर अलाउद्दीन के मंत्री परिषद जो स्थापित किया था उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए दीवाने बिजारत जो है, ठीक है, दीवाने बिजारत उसको बोला जाता था वजीर। अब देखिए दीवाने इंसा ये होता था आपका शाही आदेशों का पालन करवाने वाला को बोला गया दीवाने इंसा। दीवाने आरिज जो होता था वो सैन्य मंत्री होते थे। फिर आपका दीवाने रियासत बहुत बार आया हुआ है, ये दीवाने रिसालत जो है ये विदेशी विभाग के प्रमुख होते थे या देखने वाले होते थे। तो यहाँ पर ये जो मंत्री परिषद है उसमें एक बार फिर से देखते हैं, दीवाने बिजारत ये वजीर हो गया। फिर आपके दीवाने इंसा ये शाही आदेशों के पालन करवाने वाले होते थे। दीवाने आरिज ये आपका सैन्य मंत्री हो गया। फिर दीवाने रिसालत ये आपका विदेश विभाग हो गया। ठीक है, अब देखिए सराय ए अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे इसको क्या बोला जाता था, सराय ए अदल। यहाँ क्या क्या मिलेगा, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी। अब देखिए यहाँ पर वर्णीकृत जो है तारीख फिरोज शाही। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी अर्थात बर्नी केवल देखने को मिलता है, तो जियाउद्दीन बर्नी का लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही में आपका अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी आर्थिक नीतियाँ हैं उसका मुख्य स्रोत माना गया है। आगे देखेंगे हम लोग तो कह रहा है खजाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो का है। ठीक है, रहीला जो है इब्न बतूता का है। फिर फुतहुस सलातिन ये आपका इसामी का है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं अमीर खुसरो का कौन सा है, खजाइन उल फुतूह। रेहला किसका है, ये इब्न बतूता का है। फिर फुतहुस सलातिन ये किसका लिखा हुआ है, इसामी का है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब अर्थात सेंसर एवं नाजिर जो होता था वो नापतोल अधिकारी होता था। तो ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए। कौन कौन से अधिकारी आपके हो गए, तो एक हो गया मुहतसिब जो सेंसर होते थे, और नाजिर जो है वो आपका नापतोल अधिकारी होते थे। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कई नवीन कर लगाए थे, नया नया कर लगाया था, जैसे चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर था, घरी कर जो घरों और झोपड़ी पर लगाया गया कर था। ठीक है, ये सब नई कर लगाया था, नया शुरुआत किया था इसने। आगे देखेंगे अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार एवं लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तख राज आपका ये
आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नया लाया था वो कौन था आपका? तो देखिए यहाँ पर लूटे हुए संपत्ति पे कर बढ़ाने का मुख्य कारण क्या था? अगर मान लीजिए हम लूट के ला रहे हैं, उसमें से 5 भाग में से 4 भाग अगर हम सुल्तान को ही दे दे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए इसने आपका लूट को कम करने के लिए कर बढ़ाया। ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, भ्रष्टाचार और लूट को ख़त्म करने के लिए एक नया विभाग लाया जिसका नाम रखा था दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, कह रहा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ है, इससे क्वेश्चन आती रहती है। तो अमीर खुसरो, इसका मूल नाम क्या था भाई? तो मोहम्मद हसन। ठीक है, मोहम्मद हसन का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं अर्थात पटियाला जो है उसमें 1253 ईस्वी में हुआ था। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक 8 सुल्तानों के दरबार में रहा था। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, कब से इसका रहा? तो बलबन से। ठीक है, बलबन के दरबार में रहा। उसके बाद से आपका यहाँ पर तुगलक तक जो है, मोहम्मद तुगलक तक, इसमें कुल कितने शासकों का शासन देखा? तो 8 सुल्तानों का। ठीक है, तो यहाँ पर बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक इसने 8 शासकों के दरबार में रहा। इसका उपनाम जो है वो है तूती ए हिंद। तूती ए हिंद मतलब भारत का तोता बोला गया है। अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये सब जितनी भी इसमें लाइनें हैं सब आया हुआ है। तो कहा जाता है कि 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला कौन है? तो आपका अमीर खुसरो। इसका तूती ए हिंद किसका उपाधि दिया गया? अमीर खुसरो। या भारत का तोता किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। इन्होंने सितार तबला के आविष्कार, अर्थात देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, सितार और तबला का आविष्कार के साथ ही कव्वाली गायन का भी आरंभ किया था। तो कव्वाली भी किसका देन है? आपका जो कव्वाली गाई जाती है उस शैली का प्रारंभ किया था आपका अमीर खुसरो ने ही। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है। आगे देखिए, कह रहा है कि अब दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य देख लेते हैं। ठीक है, तो वजीर जो होता था वो क्या होता था? आपका राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जो आपका बाजार के लिए हम लोगों ने पढ़ा, दीवाने विजारत। अब देखिए, आरिज ए मुमालिक, ये मुमालिक जो है वो कौन होता था? सेना विभाग का प्रधान होता था, जिसको दीवाने अर्ज भी बोला गया है। तो यहाँ पर अधिकारी देखिए और विभाग देखिए। ठीक है, तो राजस्व विभाग को बोला गया दीवान ए विजारत और सेना विभाग को बोला गया दीवान ए अर्ज। और इसमें देखिए, ये जो हो गया प्रधान अधिकारी, इधर जो है आपका प्रधान अधिकारी है, अर्थात दीवाने विजारत के मुख्य अधिकारी को वजीर बोला गया। जो दीवाने अर्ज होता था, पूछता है किस विभाग से बिलोंग करता है, तो ये सैन्य विभाग है, सेना विभाग है। जिसकी कि प्रधान होता था अधिकारी, उसको बोला जाता था आरिज ए मुमालिक। तो देखिए, दबीर ए खास अर्थात अमीर मुंशी ये होता था, जो शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। तो इसको शाही पत्र व्यवहार विभाग बोला गया दीवान ए इंसा। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग था आपका दीवान ए रिसालत, इसका प्रधान होता था। अब देखिए, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। न्याय विभाग का प्रधान काजी उल कजात। बरीद ए मुमालिक किसका हो जाएगा? तो ये गुप्तचर विभाग। ठीक है, और दोनों एक देख लीजिएगा, आरिज ए मुमालिक ये आपका सैन्य विभाग हो जाएगा। और इसी में अगर आपका वरीद शब्द आ गया तो ये हो जाएगा गुप्तचर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान होता था अमीर ए आखुर का। खुर से याद रख सकते हैं, खुर हम लोग बोलते हैं किसका? तो जिसके जो आपका चौपाया जानवर होता है उसमें कौन सा प्रमुख हो जाएगा? घोड़ा। तो अश्वशाला का अमीर ए आखुर बोलेंगे। आगे देखेंगे तो ये देखिए आपका है मुस्तौफी ए मुमालिक, ये महालेखाकार होते थे। अब देखिए, इसके बाद है मुशरिफ ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक है। अमीर ए मजलिस, जो शाही उत्सवों का प्रधान होता था मजलिस। खजीन देखिए, ये कोषाध्यक्ष होता था, अर्थात खजाना से याद रख सकते हैं खजीन, कोषाध्यक्ष। कोतवाल जो है
ये शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, ठीक है, विभाग भी देख लेते हैं हम लोग। आइए ऊपर देख लेंगे हम लोग, तो ये है दीवाने वजारत, ऊपर हम लोगों ने देखते आया है, इसमें आधा से अधिक हम लोग को याद होगा, ठीक है। तो इसमें देखते चलिए, दीवान ए वजारत ऊपर देखते आए हैं हम लोग। वित्त विभाग का ये आपका वित्त विभाग हो गया। दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज होता था आपका सैन्य विभाग। दीवाने मुस्तख राज, ठीक है, ये राजस्व विभाग होता था, मुस्तख राज। दीवाने इंसा पत्राचार, इंसा पत्राचार याद रखेंगे। रिसालत याद रखेंगे, ये आपका विदेशी विभाग। दीवाने खैरात अर्थात दान देने के लिए हो गया दीवाने खैरात। आगे देखेंगे तो दीवान ए अमीर कोही, कोही से आप याद रख सकते हैं कृषि, ठीक है, कृषि विभाग होता था। आगे देखेंगे तो दीवाने बंदगान, ये होता था बंदगान अर्थात दासों का विभाग था। अब देखिए इस्तिहाक, इस्तिहाक ये आपका पेंशन विभाग हो जाएगा। दीवाने वफ, ये वफ जो है वो आपका व्यय विभाग था। दीवाने रियासत, ये बाजार पर नियंत्रण रखने वाले विभाग आपका दीवाने रियासत हो गई। अब देखिए सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे, कौन कौन से है देख लेंगे। तो उस्र, उस्र किससे लिया जाता था, तो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को उस्र बोला गया। अब देखिए यहाँ पर खराज होता था, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगाया जाता था उसको खराज बोला गया। और खम्स हम लोगों ने पढ़ा, लूटे हुए जो धन होता था उस पर अगर जो माने कर लेता था तो उसको 1/5 से कितना किया गया, 4/5। तो खम्स जो है वो आपका लूट, खानों एवं भूमि में गाड़े हुए खजानों से प्राप्त धन आपको उसको बोला गया खम्स कर। जकात कर किस पे लिया जाता था, तो मुसलमानों पर धार्मिक कर को जकात और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को खराज, ठीक है, याद रखिएगा खराज और जकात, ठीक है। तो जकात आपका मुसलमान हो जाएगा और खराज जो है वो गैर मुसलमान धार्मिक कर हो जाएगा। जजिया देखिए गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, तो 2 आपका हो जाएगा खराज और जजिया, जो आपका गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें आगे देखेंगे तो आपका तुगलक वंश, जैसे कि पीछे बताया मैंने, इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक जो है ये आपका स्थापना करता है तुगलक वंश का। तो आइए हम लोग इसको फैक्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश, गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक जो आपका 1320 से 25, यह दीपालपुर का सूबेदार था जिसने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की नींव रखी एवं 8 सितंबर 1320 को गियासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो गाजी मलिक यहाँ पर देख लीजिए, इसका मूल नाम हो जाएगा, जो 20 से आपका 25 तक, 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल रहा। उसके पहले ये क्या था, दीपालपुर का सूबेदार था और अंतिम शासक खुसरो शाह को हराकर आपका गद्दी पर बैठता है 1320 में, 8 सितंबर 1320 में। अब देखिए गियासुद्दीन तुगलक के पिता एक करौना तुर्क थे, ठीक है, तथा माता पंजाब के जाट की पुत्री थी। गियासुद्दीन तुगलक ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, मंगोली आक्रमण को 29 बार असफल करने वाला या विफल करने वाला शासक कौन है, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। गियासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम अर्थात रस्म ए मियान को बनाया तथा लगान के रूप में 1/10 या 1/12 भाग वसूल किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है संयम बनाया था, जो जिसको बोला गया रस्म ए मियान। इसमें टैक्स कितना होता था, 1/10 या 1/12। आगे देखिए है गियासुद्दीन नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है, ये चीज़ आया हुआ क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान या शासक कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था, अर्थात यह अत्यधिक विद्वान था, ठीक है। ये कथन किसका है, सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रहता था अर्थात वह अत्यधिक विद्वान था। तो ये किसने बोला है, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया ने
गयासुद्दीन के बारे में कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। इसी को बोला था निजामुद्दीन औलिया ने, किसके लिए यूज़ किया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए यूज किया था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। आगे देखिए, गयासुद्दीन का मकबरा कृत्रिम झील के अंदर निर्मित है। इसकी दीवारें जो है मिस्र के पिरामिडों की भांति भीतर की ओर झुकी हुई है एवं मकबरे की पंच भुजीय होना इसका महत्वपूर्ण विशेषता है। मकबरे में अम्ल एवं कलश का प्रयोग हिंदू मंदिर के समान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मकबरा जो है इसका प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें कृत्रिम झील के अंदर निर्मित है, ठीक है। और ये किससे मिलता जुलता है? तो मिस्र के पिरामिड से। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक यह गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के अगला शासक कौन बना आपका? गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, MBT हो जाएगा। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा गया है, ठीक है। मनियारों का राजकुमार इसे बोलेंगे, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। M से M याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक मनियारों का राजकुमार। अब देखिए, इसका मूल नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां या बोल सकते हैं जौना खां था। इसे उलुग खां की उपाधि दी गई। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। MBT जो है वो जितने भी आपका ये तुगलक मध्यकालीन जितने भी शासक हुए उनमें सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य माना गया है किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। आया हुआ क्वेश्चन है ये, MBT को माना गया है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। बर्नी अपना देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की 5 कौन कौन सी है? तो पहला जो है वो आपका द्वाब क्षेत्र में कर का वृद्धि किया हुआ था, ये बर्नी द्वारा व्याख्या किया गया है। दूसरी चीज़ है राजधानी परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरी जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर देखिए, खुरासान अभियान जो है इसी का है, और कराचील अभियान। तो खुरासान और कराचील ये आपका किसका देन है? मोहम्मद बिन तुगलक का। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, ठीक है। तो दिल्ली से कहाँ राजधानी लाया? देवगिरी, और इसी का परिवर्तित नाम है आपका देवगिरी का नाम दौलताबाद, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का देन है ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो अमीर-ए-कोही किसका है? अमीर-ए-कोही है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत देखिए क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? पित्तल, जिसको क्या बोला गया है? फरिश्ता के अनुसार पित्तल जो है, और तांबा जो है ये बर्नी के अनुसार बोला है। धातुओं को सिक्के चलवाएं जिनका मूल्य चांदी के रुपया टंका के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1313 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका के, या बोल सकते हैं अफ्रीकी यात्री था जो 1333 में भारत आया, और इसको उपाधि क्या दी गई? काजी की उपाधि, और 1342 में फिर इसको राजदूत बनाकर चीन भी भेज दिया जाता है। आगे देखते हैं, तो इब्न बतूता के बारे में ही अभी थोड़ा सी चलेगी। अब देखिए इब्न बतूता जो है इसकी पुस्तक कौन सी है? प्रसिद्ध पुस्तक रेहला, ठीक है। अब देखिए रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में, और सिंध के विद्रोह को दबाते समय थट्टा के निकट गुडाल में हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहाँ इसकी मृत्यु हुई? थट्टा के निकट गुडाल में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और क्यों हुआ था? तो सिंध के विद्रोह को दबाने के लिए 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद बैठता है कब ये गद्दी पर?
तो 20 मार्च 1351 को मृत्यु होती है और उस समय आपका बैठता है फिरोज शाह तुगलक। ये चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक अर्थात FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है वो पहला शासक था जो मुसलमान शासक था जो आपका जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। अब देखिए, इसके शासनकाल में टोपरा और मेरठ ये जो है दो आपका स्तंभ जो है उठा कर लाया था दिल्ली में। कहाँ कहाँ का? एक टोपरा का और एक मेरठ का। आया हुआ क्वेश्चन है, किसने लाया था इसको? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ एक बार पढ़ देते हैं। इसके शासनकाल में टोपरा जो खिजराबाद गांव में था, ये टोपरा एवं मेरठ से अशोक का 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया। आगे का है कि फिरोज शाह ने जाजनगर अर्थात उड़ीसा में पड़ता है, जाजनगर पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर एवं नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया था। ठीक है, तो ये देखिए, जगन्नाथ मंदिर का आक्रमण बोल सकते हैं और नगरकोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर, ये दो जो है ये किसका है? फिरोज शाह तुगलक के समय में आक्रमण था। फिरोज शाह ने लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया तथा केवल 4 कर रखा इसने, मैंने 24 कर समाप्त कर दिया और 4 कर रखा था, जिसमें कौन कौन सा था? खराज, खम्स, जजिया एवं जकात। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 भूमि उपज का 1/5 से 1/2 भाग लिया। ठीक है, तो सिंचाई कर कितना था? सिंचाई कर 1/10 था। भूमि कर कितना था? तो भूमि कर उपज का 1/5 से 1/2 था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 बड़े नहरें बनवाए। फिरोज तुगलक ने फलों के 1200 बाग लगवाए एवं 300 नए नगर बसाए। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर नामक विभाग की स्थापना की। रोजगार, अब देखिए यहाँ रोजगार दफ्तर पूछता है किसके लिए? तो ये रोजगार देने के लिए, बोल सकते हैं बेरोजगारों के लिए खुला था। जो नौकरी देता था उसको बोला गया रोजगार दफ्तर। अब देखिए, फिरोज तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी करवाए जिन्हें अद्धा एवं बिख कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तांबे के जो सिक्के थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जो तांबे के सिक्के, उसको बोला गया अद्धा। ठीक है, और चांदी के जो सिक्के हुए उसको बोला गया बिख। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नया विभाग लाया, आपका दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात इसमें दान से भी संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिला, विधवा और लड़की, ठीक है, इसके लिए खोला था दीवान-ए-खैरात। दासों के देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान, ठीक है, स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। जो भी सैन्य पद था वो आपका वंशानुगत किया। इसने अपनी आत्मकथा लिखा है फुतुहात-ए-फिरोजशाही में, अपना आत्मकथा है इसका, इसको बोला गया है फुतुहात-ए-फिरोजशाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स से सिराज अफीक को अपनी संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज शाह के काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम से निर्मित उमर की मस्जिद से की गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह किले का निर्माण करवाया। तो यहाँ एक लाइन फिर से देखेंगे, कोटला फिरोज शाह किले का निर्माण किसने करवाया है? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पर स्थित है ये? आपका दिल्ली में। सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को सुल्तान बनाया गया है 1389 में। फिर आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो आपका 1414 तक किया, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। इसके समय ही तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। 7 सितंबर 1398 को तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर
अथाह धन संपत्ति लूटा था। तो 1398 में किया है, शुरुआती शासनकाल में ही। और तैमुरलंग ने पंजाब के शासक खिज्र खां सैयद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेशों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है और इसी के साथ आपका सैयद वंश का स्थापना होती है। ठीक है, तो तैमुरलंग का ही देन है आपका, वो तो आया, धन लूटा और निकल गया। और जो आपका क्षेत्र था वो दे दिया किसको, खिज्र खां को। तो देखिए यहाँ पर खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था, वह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सैयद वंश हम लोग लेकर चलते हैं। तो खिज्र खां तैमुरलंग का सेनापति था, वह एक नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। तो तैमुरलंग का सेनापति खिज्र खां जो लूटपुट किया चल गया, और उसके साथ साथ देखिए आपका इसका जो तैमुरलंग का पुत्र था उसको शाहरुख, उसको जो भी टैक्स वसूलता था वो शाहरुख को भेजा करता था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी दी गई है आपका गुलाम वंश और महिला अर्थात वंश है मध्यकालीन आपका जितनी भी महिला शासिकाएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ले लेंगे। आगे देखिए है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में जो है वो कौन सा महिला शासक रही, रजिया सुल्तान, जो इसका शासनकाल हम लोगों ने देखा आपका 26 से 30 तक रहा, 36 से 40 तक रहा। देखिए आपका शासनकाल भी इधर है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं, देख पाएँ, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको एक लाइन में यहाँ देख लीजिए, अपना नोट पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, फिर से देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका वंश और ये आपका महिला शासक किस राज्य की थी, यहाँ तक तो आसानी से देखा जा सकता है। आइए देखते हैं। गुलाम वंश जो है इसका पहला महिला शासिका जो है वो कौन है, रजिया सुल्तान, जो कि किस राज्य के आपका शासन किया था, दिल्ली पर। काकतीय वंश देखेंगे तो ये है आपकी रानी रुद्रम्बा, जो द्वार समुद्र में आपका शासन किया था। बहमनी में आपका मखदूम जहाँ, गोंड में जो है वो रानी, गोंड वंश में आपका रानी दुर्गावती थी महिला शासिका के रूप में। फिर आपका अहमद शाही में देखिए आपका चांद बीबी सुल्ताना ने किया है। आदिल शाही आपका बेगम बड़ी साहिबा का है आदिल शाही में, और भोसले का है ताराबाई। ये क्वेश्चन पूछता है किस वंश का आपका शासिका थी, भोसले आपका ताराबाई, आदिल शाही बेगम बड़ी साहिबा, अहमद शाही आपका चांद बीबी सुल्ताना, गोंड का रानी दुर्गावती, बहमनी का मखदूम जहाँ, काकतीय वंश के महिला शासक रानी रुद्रम्बा, गुलाम वंश के महिला शासक राजिया सुल्तान। अब देखते हैं आगे, इधर थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे शासनकाल और आपका राज्य देखते चलते हैं। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली में किया था शासनकाल 36 से 40, रानी रुद्रम्बा का नहीं दिया हुआ है। फिर देखिए मखदूम जहाँ जो है ये बहमनी में आपका 61 से 69, रानी दुर्गावती देखिए आपका गढ़ कटंगा 1560 से 1564 हो जाएगी। चांद बीबी सुल्ताना ये आपका अहमदनगर में शासन किया 1595 से 96 तक। बेगम बड़ी साहिबा ये भी देखिए बीजापुर में किया है 56 से आपका 63 तक। ताराबाई मराठा राज्य की शासिका जो आपका 1700 से 1707 तक किया था ताराबाई ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पेज पर हम लोग। तो यहाँ पर सल्तनत कालीन आपका जितनी भी अब प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से अब देख लेंगे। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था या फिर जितने भी निर्माण वगैरह है सब हम लोग, स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य जो भी है वो सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सल्तनत कालीन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।